तो इमेजिन करो कि सेल एक सिटी है और इस सिटी के पास अपना खुद का कुरियर सिस्टम है, अपना खुद का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, एनर्जी के लिए पावर प्लांट है, किचन है और स्टोर हाउस है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके पास एक डिस्ट्रॉयर भी है जो ज़रूरत पड़ने पे पूरे के पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में इन्हीं सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इंक्लूजन्स बॉडीज़ की जैसे स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सेल कैसे अपने ग्रोथ के लिए डिवीज़न करता है और सेल थ्योरी किसने दिया था और प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूनहोक ने किया। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड का सिंथेसिस करता है थ्रू द रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। तो बेटा गोल्गी बॉडीज़ क्या है? तो गोल्गी बॉडीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दीज आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, दीज आर अरेंज्ड वन अपॉन अनदर इन ए स्टैक्स। सो दीज आर अरेंज्ड इन ए स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये जो है एक के ऊपर रखे हुए, एक के ऊपर एक रखे हुए। तो सपोज कर लो कि ये हमारा एक गोल्गी बॉडी का एक ट्यूब्यूल है ऐसा, तो इसी के साथ साथ ऐसे ही एक के बाद एक ट्यूब्यूल, एक के बाद एक ट्यूब्यूल अरेंज्ड है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? स्टैक्स ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग गोल्गी बॉडी है ना, दीज आर दी फ्लैटेंड स्टैक्स और सैक्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ना। अब ये जो गोल्गी बॉडी है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो गोल्गी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया था? सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था इन सेल ऑफ बार्न ऑल। ठीक है, बार्न ऑल बेटा जिसका हेड जो है वो हार्ट शेप के जैसा होता है, ऐसा कुछ हेड होता है उसका। ठीक है, एकदम इसी के जैसा हेड होता है इन बार्न ऑल्स का। तो बार्न ऑल्स के सेल्स के अंदर इन्होंने सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था और ये डिस्कवरी हुआ था 1898 में। ठीक है, बाद में लेटर ऑन जब एडवांसमेंट आया, माइक्रोस्कोप्स का डिस्कवरी हुआ, तो इसे और डिटेल्ड स्टडी किया गया। और जब इसको डिटेल डिटेल स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया गया तो इसे फिर नाम दिया गया कैमिलियो गोल्गी के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे गोल्गी अपैरेटस। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि गोल्गी अपैरेटस के पास दो फेज होता है। एक जो होता है वो सिस फेज होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांस फेज होता है। ठीक है, सिस फेज जो है ये बेटा रिसीविंग फेज है, ये क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक, और ट्रांस फेज जो है ये रिलीजिंग फेज है, यहाँ से ये चीज़ों को रिलीज करता है। तो हम लोगों को पता है कि गोल्गी अपैरेटस जो है ये एसोसिएटेड होता है इसके साथ, इट इज एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हो रहा है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है प्रोटीन्स और लिपिड्स। और गोल्गी बॉडीज़ जो है, गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शन है कि क्या करना? पैकेजिंग करना। और पैकेजिंग करने के बाद इसे डिलीवरी करना। तो पैकेजिंग और डिलीवरी का काम कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी। तो क्या होगा इस प्रोटीन्स और लिपिड के साथ पता है? तो जैसे ही ये प्रोटीन्स, ठीक है, इसके सिस फेज से इंटर करेगा, तो ये इंटर तो करेगा इन ए फॉर्म ऑफ प्रोटीन, लेकिन ये इसके अंदर, इस गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफाई होगा। और जब ये ट्रांस फेज से रिलीज होगा, तो ट्रांस फेज से रिलीज होने के टाइम पे ये मॉडिफाई होकर चेंज हो जाएगा क्या चीज़ पे? ग्लाइको प्रोटीन्स। ठीक है,
और उसी तरह से अगर यहाँ पे लिपिड इंटर कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से लिपिड इंटर कर रहा है तो जब वो इसके अंदर से प्रोसेस होके निकलेगा तो मॉडिफाई हो जाएगा वो क्या चीज़ में, ग्लाइकोलिपिड्स में। ओके, तो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस का काम है कि लिपिड्स और प्रोटीन, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स और प्रोटीन रिलीज हो रहा था, उन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में चेंज करके रिलीज कर देना, ताकि वो सेल्स में जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो उस जगह तक डिलीवर हो सके। अब यहाँ पे इस गोल्गी बॉडी से के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या चीज़, वेसिकल्स। ठीक है, अब ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स छोटे 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 के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये वेसिकल्स ये क्या करते हैं, दे गेट डिलीवर्ड और दे डिलीवर द रिक्वायर्ड substances to different part of cell। समझ में आया? तो अब इसके बाद हमारे इस गोल्गी बॉडी के बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। देखो लाइसोसोम्स जो है बेटा वो एक सिंगल मेम्ब्रेनस के, लाइसोसोम्स क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इट इज ए सिंगल membranous के ऑर्गेनल विच कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट कर रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनल्स है, इन डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ओके, सो दे गेट डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। तो याद करो मैंने क्या बोला था, किसी डिस्ट्रॉयर के बारे में बात कर रहा था मैं, है ना, और ये लाइसोसोम वही है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ये लाइसोसोम्स क्या है, ये है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर या फिर हम लोग लाइसोसोम्स को डिस्ट्रॉयर क्यों कह रहे हैं, लाइसोसोम्स को डिस्ट्रॉयर कहने का रीज़न यही है कि कभी कभी they even digest the cell। अब देखो ये हमेशा नहीं करता, हमेशा सेल को डाइजेस्ट नहीं करेगा। अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो गया है और उससे उसके नियर बाय सेल्स को डैमेज हो सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा लाइसोसोम्स है वो ब्रस्ट कर जाता है और उसके अंदर के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल्स के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, इसीलिए इसे कहा गया है डिस्ट्रॉयर कह रहा हूँ, या फिर लाइसोसोम्स को एक सिंपल से टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस आर दी सुसाइड बैग्स। ठीक है, दिस आर दी सुसाइड बैग्स। ठीक है, सुसाइड बैग्स है जो कि ज़रूरत पड़ने पे अपने साथ साथ अपने सेल को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके बिना सेल कभी भी कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस, और इसके दो मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि एक जो है इसका आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा जो है इसका इनर मेम्ब्रेन है। और जैसा कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दीज फोल्ड्स आर नॉन एज क्रिस्टे। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा इनर कंटेंट है, ये पूरा स्पेस, दिस इंटायर स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस क्या कहलाता है? दिस इज नॉन एज मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। कैसा स्ट्रैंड है? तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। इसके पास राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स किस तरह का है? तो 70S टाइप का राइबोसोम्स है। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में या सेल्स के पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल बिकॉज ये क्या देता है? इट गिव्स एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में देता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को जब एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है तो वो सेल में प्रेजेंट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और इस ग्लूकोज को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मदद से और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करके वो चेंज कर देता है क्या चीज़ में? एटीपी में। ठीक है। तो मतलब इस ग्लूकोज से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मदद से ये क्या निकालेगा? एटीपी निकालेगा। और ये एटीपी जो है, ये एटीपी जो है, यही तो है सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसे हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्योंकि इसके बिना सेल के अंदर का कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेटा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है कि एक एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एटीपी। ठीक है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब समझ में आया कि क्यों कहा गया है पावर हाउस ऑफ अ सेल? क्योंकि ये सेल को उसके फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जिस सेल का फंक्शन ज़्यादा होगा, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा। और ये एनर्जी कहाँ से निकालेगा? तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकालेगा बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहा है इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने डिवीज़न को खुद कंट्रोल कर सकता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है। तो ज़रूरत पड़ने पे अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस टाइम पे सेल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से ही अपने डिविजन्स को कंट्रोल करेगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने जितने मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रियाज के रिक्वायरमेंट होंगे उसे फुलफिल कर लेगा। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज यूज हो रहा है तो ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? तो देखो बेटा कि प्लांट्स जो है उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो है वो 3 तरह का है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक कलरफुल पिगमेंट्स कंटेन करता है और ल्यूकोप्लास्ट कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं कर रहा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करने में मदद करेगा और ल्यूकोप्लास्ट फूड के स्टोरेज में मदद करेगा। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर का फंक्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले प्लास्टिड्स। Okay, so these are present in plant cells। ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाएगा? प्लांट्स के सेल्स में पाया जाएगा। प्लास्टिड्स
आर डबल मेम्ब्रेनस and on the basis of pigments present on them, ठीक है, उनके अंदर कौन सा पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इस चीज के बेसिस पे क्या किया गया है, प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है टू ट्रैप सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट को यूज करके प्लांट जो है दे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होता है, सो द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज के प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये काम है क्लोरोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट बेटा ये जो है ये एक कलरफुल पिगमेंट है, ये प्रोवाइड करता है येलो, ऑरेंज और रेड कलर। किस स्ट्रक्चर्स का, सो इट प्रोवाइड येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू फ्रूट्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स होते हैं ना बेटा, तो पेटल्स का जो कलरफुल के स्ट्रक्चर है वो किसके चलते हैं, ड्यू टू दी क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्रूट्स का कलर किसके चलते हैं, ड्यू टू दी क्रोमोप्लास्ट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्लोरो एंड क्रोमो, ठीक है। तो क्रोमो वर्ड का ही मतलब होता है, क्रोमो वर्ड आया है क्या चीज़ से, क्रोमा, जिसका मतलब होता है क्या चीज़, कलर, एंड क्लोरो वर्ड का मतलब होता है क्या चीज़, ग्रीन, ओके, एंड ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या कर रहा है कि फ्लावर्स को और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करा रहा है, ओके। द पिगमेंट्स एग्जाम्पल like the chlorophyll is here, we have the carotenoids, okay, carotenoids are present in the carotenoid pigments are present in this chloroplast. Now leucoplast, so they are specialized to store food, ठीक है। तो ये जो खाना बन रहा है उसको टेम्पोररली स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन करता है। दे डोंट हैव एनी पिगमेंट, okay, there is no pigment present in this leucoplast। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स है, के तो एक जो है आउटर मेम्ब्रेन एंड देन दी इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये जो पूरा इनर स्पेस है, सपोज कर लो ये जो तुम्हारा रूम है ना जहाँ पे तुम बैठ के स्टडी कर रहे हो, वो पूरा उसके जो वॉल्स है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट के वॉल है। और उसके अंदर का पूरा स्पेस जहाँ तुम बैठे हुए हो, जहाँ तुम्हारा स्टडी टेबल है, तुम्हारा बेड है, जो कुछ भी है, वो पूरा इनर स्पेस जो है वो इस क्लोरोप्लास्ट का इनर स्पेस है। तो इस इनर स्पेस को क्या बोलते हैं, इस इनर स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है।
अब इस स्ट्रोमा के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे कॉइन्स के जैसे स्ट्रक्चर ना, स्टैक्स ऑफ कॉइन्स दिख रहे हैं। कॉइन्स का स्टैक्स जान रहे हो ना, कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखने के बाद कैसा एक दिखता है ना, एक बिल्डिंग बनाते थे बचपन पे, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ वैसे ही कॉइन्स के स्टैक्स के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ग्राना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राना। ओके, अब ग्राना में जो एक एक यूनिट्स दिख रहा है ना, ये जो स्टैक्स में एक एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है उसे हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, थाइलाकॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि दो ग्रेनास के बीच में एक के कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला। अब इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास अपना खुद का क्या होता है, इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। ओके, ये भी डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए होगा, और साथ ही साथ इसके पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और इन सब के बाद यहाँ पे हमें कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिल सकता है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च के ग्लूकोज को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के बाद जिस ग्लूकोज को इन्होंने स्टोर किया है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगा, इट विल हेल्प टू ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट विल हेल्प इन दी के प्रोसेसिंग फोटोसिंथेसिस की मदद से वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज एंड के ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है, प्लांट्स स्टोर द ग्लूकोज के, प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये याद रखना। एंड एनिमल्स स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल्स किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं ग्लूकोज को, और प्लांट्स जो है वो के स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है वैक्यूल्स, जो कि स्टोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनल्स को। देखो, प्लांट्स के सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्लांट्स का अगर सेल ले लो, सपोज कर लो एक हम लोग प्लांट्स का एक सेल मान के चलते हैं ये, ठीक है, तो एक प्लांट के सेल में हमेशा एक जो लार्ज सेंट्रल एरिया होगा, लार्ज सेंट्रल एरिया होगा, दिस लार्ज सेंट्रल एरिया ये हमेशा ऑक्यूपाइड होगा, के इट विल बी ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। ठीक है, ये हमेशा वैक्यूल से ऑक्यूपाइड होगा। वैक्यूल उसको पूरा अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा। क्यों, सेल के अंदर क्या काम है, तो वैक्यूल्स का काम है जो भी वेस्ट बन रहा है, जो भी के फूड स्टोरेज करना है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स है, उन सभी को इकट्ठा करके रखने के काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। तो सेल के अंदर के स्टोरेज का मैकेनिज्म किसके पास है, तो स्टोरेज का मैकेनिज्म है वैक्यूल के पास। ठीक है, तो और वैक्यूल्स के बारे में जानते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ अ वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स का, दिस इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट। नाउ इसके अंदर एक वाटरी फीलिंग होता है, जो क्या कंटेन करता है, विच कंटेन वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो ये जो वाटरी फ्लूइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। और ये सैप क्या कंटेन करता है, ये सैप कंटेन करता है वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल्स। अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखो जब कोई सेल के अंदर, ठीक है, सपोज कर लो हम लोग यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं। ठीक, एक सेल है, सपोज ये एक बड़ा सा सेल है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सेल ले लिए और इस सेल के अंदर हम लोग इस वैक्यूल को देख रहे हैं, तो वैक्यूल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वैक्यूल इस सेल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम लोग वैक्यूल के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जब वैक्यूल अपने अंदर के वाटरी फ्लूइड सैप को फिल करता है, तो वैक्यूल अपने वॉल्स के ऊपर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है, और इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, टर्गर प्रेशर। जो टर्गर प्रेशर जो है वो सेल को स्टिफ रखने में, प्राइम रखने में मदद करता है। के तो ये एक इम्पॉर्टेंट के
मेंटेनेंस, टर्गर प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्पफुल है। देखो अब जब कभी भी इस सेल से ये पानी निकल जाएगा, ठीक है, अगर ये वाटर लूज कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, जो वैक्यूल्स है वो अपने टर्गर प्रेशर को लूज करेगा, जिससे कि वैक्यूल धीरे धीरे श्रिंक होगा। श्रिंक होने के चलते प्लांट्स जो होगा वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, झड़ना स्टार्ट कर देगा। एनिमल सेल्स के पास या तो वैक्यूल्स बहुत ही छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो इसीलिए बोल रहा है वैक्यूल्स आर स्मॉलर और टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होगा वो कैसा होगा, वो छोटा होगा, टेम्प्रोरी होगा। ये एक टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल में वर्क करेगा, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि हो गया पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है, उनके अंदर हम लोग देख सकते हैं फूड वैक्यूल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स जो होगा वो हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ देयर डाइजेशन, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो हेल्प करेगा उनको के एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट करने में, बॉडी से बाहर निकालने में, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि तुम लोगों को सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स अभी तक जितने हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग के सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ठीक। इसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि सेंट्रियोल्स, जो कि एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है, और वो सेंट्रियोल्स हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है। अब आते हैं बेटा हम लोग कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, ठीक है, और ये टॉपिक का नाम है कि सेल डिवीजन। बट सेल डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे दो। तो विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड के पावर हाउस ऑफ अ सेल? कौन से ऑर्गेनल को कहा जाता है सेल का पावर हाउस? हाँ, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस एट, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। क्रिस्टिया आर फाउंड इन, देखो दो स्ट्रक्चर है, एक है सिस्टर्निया और एक है क्रिस्टिया। तो क्रिस्टिया इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, क्रिस्टिया इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ दिस कंटेन देयर ऑन डीएनए? देखो ऑन डीएनए कौन कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ऑन डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो जो हमारा कुरियर सिस्टम है सेल का, वो कहाँ पे है? तो सेल का कुरियर सिस्टम कहाँ पे था? सेल का कुरियर सिस्टम था गोल्गी बॉडीज, जो कि चीज़ों को पैक कर रहा था और अपने अंदर के मॉडिफाई करके अलग अलग जगहों तक डिलीवर कर रहा था विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दैट वी कॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में एक बात बता देते हैं कि देखो सेल जो है ना बेटा, सेल के अंदर अब हम क्या बोले, सेल एक सिटी है, तो अब सिटी के अंदर क्या होंगे? रास्ते होंगे। तो रास्ता तो ऐसा थोड़ी होता है कि पूरे शहर को ऑक्यूपाई कर लेता है। रास्ता क्या होता है? पतले पतले गली, है ना, कहीं पे मेन रोड, है ना, कहीं पे फिर कुछ गली, ऐसे करके नेटवर्क होता है। तो इसी तरह से सेल के अंदर भी एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क जो है वो सेल के अंदर के कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है कि अगर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो वो इस के माइक्रोट्यूब्यूल्स के मदद से ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दूसरा के सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके बाद आते हैं बेटा, विच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च इन पोटैटो? विच प्लास्टिड के, तो देखो स्टार्च क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बेटा जब कहीं भी शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट का के यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ कर सकते हैं अमाइलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमाइलोप्लास्ट के इज ए ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर दी स्टार्च, ठीक है। अगर यहीं पे एल्यूरो होता ना, एल्यूरो, तो एल्यूरो वर्ड बेटा यूज होता है किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला जाता कि विच प्लास्टिड स्टोर्स प्रोटीन्स इन अ प्लांट, तो प्रोटीन कौन स्टोर करता है? तो एल्यूरो प्लास्ट स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SER के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन, क्या चीज़ में इन्वॉल्व होता है? किस चीज़ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन्वॉल्वमेंट है? इसका आंसर हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट चलो के आते हैं हम लोग
ये बात करने में कि जब तुम लोग छोटे थे, है ना, तो छोटे थे या फिर अभी भी हम लोगों को जब चोट लगता है या जब हम लोग छोटे थे तो क्या हम लोग छोटे से सीधा तुरंत ही बड़े हो गए? नहीं हुए ना। या फिर जब कभी चोट लगा तो वो चोट क्या हुआ, हमेशा के लिए परमानेंटली तो नहीं रहा, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि ठीक हो गया, वहाँ पे नए सेल्स और आके उस पुराने सेल्स को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ होता कैसे है, कोई भी सेल अपना ग्रोथ कैसे करता है, खुद को कैसे डिवाइड करता है, आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि सेल खुद को कैसे डिवाइड करता है और अपने जैसे कॉपीज बनाता है। तो सबसे पहले सेल डिवीज़न, तो सेल डिवाइड क्यों कर रहा है, तो सेल का डिवीज़न जरूरी है ग्रो करने के लिए, डैमेज सेल्स को या टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट है सेल के डिवीज़न का। अब देखो, सेल ग्रो टू लिमिट इन साइज देन डिवाइड। अब कोई भी सेल ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली ग्रो ही करता जाता है, वो एक लिमिट तक ग्रो करता है और आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ लिमिट वो सेल क्या कर जाता है, डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब जब हम लोग सेल के डिवीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जान लो कि सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर दिन हमारे बॉडी से के बिलियंस ऑफ सेल्स क्या होते हैं कि रोज के बाहर रिलीज होते हैं, डेड होके बाहर रिलीज होते हैं, और उन बिलियंस ऑफ सेल्स का हमारा बॉडी हमेशा क्या करता रहता है, रिप्लेसमेंट करता रहता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि अबाउट 100 बिलियन सेल रिप्लेस्ड इन ह्यूमन बॉडी एवरी डे, ठीक है। और ये जो 100 बिलियन सेल्स है वो हमारे बॉडी सेल्स का इवन 1% है टोटल बॉडी सेल्स के नंबर्स का। तो बॉडी सेल्स सोच लो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना हमारे बॉडी में, तो उनका बस 1% है क्या चीज़, ये 100 बिलियन, जो कि हमारा बॉडी रोज क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स उसकी जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, ये प्रोसेस रोज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद सेल साइकिल, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो डिवाइड करता है कंट्रोल और ऑर्डरली पैटर्न में, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सेल का सबसे पहले के ग्रोथ होता है। सेल उस ग्रोथ के टाइम पीरियड पे अपने जेनेटिक मटेरियल्स का कॉपीज बनाता है, फिर सेल रेडी होता है कि वो उन कॉपीज के साथ साथ उस सेल को दो पार्ट में बांट के अलग कर सके। तो ये जो पूरा का पूरा फेज है ये क्या है, ये कहलाता है सेल साइकिल, जिसके अंदर हम लोग दो फेजेस को देखेंगे, एक होगा आई फेज और दूसरा होगा एम फेज, ठीक है। आई फेज जो होगा वो बेसिकली इंटरमीडिएट फेज होगा, जिसमें कोई भी सेल जो है वो अपने आप का ग्रोथ कराता है, अपने जेनेटिक मटेरियल्स का मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर के एम फेज में आके वो अपने सेल्स को डिवाइड कर देता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सेल डिविजन्स के टाइप्स को देखते हैं। तो सेल डिवीजन जो है वो दो तरह का होता है बेटा, ठीक है। एक सेल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं क्या चीज़, माइटोसिस, और दूसरा सेल डिवीजन जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। देखो माइटोसिस जब होता है तो सिंगल पेरेंट सेल जो है कि सिंगल पेरेंट सेल ये दो डॉटर सेल्स को के डेवलप करते हैं, या दे गेट डेवलप इनटू टू डॉटर सेल्स, के सो गेट डेवलप्ड और दे गिव राइज टू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे केस ये है कि जब माइटोसिस होगा तो पेरेंट सेल के डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे ये डॉटर सेल्स एग्जैक्ट सेम होंगे पेरेंट्स के जैसा। अगर पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, अगर पेरेंट्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिवीजन होता है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो रहा है दोनों डॉटर सेल्स में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो मियोसिस क्या बोलता है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स। और यहाँ पे एक केस ये है कि पेरेंट सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये दो फेजेस में डिवाइड करता है। पहले तो एक के रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू के पहला तो ये रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर लेगा डॉटर सेल्स में। अब फिर जब ये सेकेंड टाइम डिवाइड करेगा के तब ये फिर और दो डॉटर सेल्स बनाएगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, जिससे कि टोटल 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। बट इन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑल विल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो सेकेंड डिवीजन है ये कैसा होता है, ये इक्वेशनल होता है, ठीक है। इट इज ए इक्वेशनल डिवीजन, तो जिसे हम लोग माइटोसिस 1 और माइटोसिस
मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा माइटोसिस है, ठीक, ये हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज सीन इन आवर सोमैटिक सेल्स। ये जो मियोसिस है ये हमारे बॉडी के अंदर जर्म सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। जर्म सेल्स आर दो सेल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। जर्म सेल्स जो है वो उन सेल्स को बोला गया है जो क्या कर सकते हैं कि दे कैन प्रोड्यूस के गैमेट्स, ठीक है। उन सेल्स से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, जर्म सेल्स से। तो जर्म सेल्स के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस का डिवीजन देखने को मिलेगा। और हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स मतलब स्किन के सेल्स के हमारे मसल्स के सेल्स, हमारे एडिपोज टिश्यूज, बोन सेल्स, जो भी हमारे बॉडी के सेल्स से बाकी के, वो सारे सेल्स क्या करेंगे, माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करेंगे। चलो, तो एक हम लोग क्विक डिफरेंस देख सकते हैं मियोसिस और माइटोसिस के बीच में। देखो पर्पस क्या है, तो माइटोसिस का पर्पस है ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गिव राइज के टू द ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं क्या चीज़ में, अमीबा में, ठीक है। अमीबा जब अपना डिवीजन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन भी एक तरह का मेथड है क्या चीज़ का, के उस सेल के डिवीजन का। तो ये रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। इट अकर्स इन के ऑल सेल बॉडी, सोमैटिक सेल्स, है ना। ये क्या हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, तो मियोसिस का पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो क्या होता है कि जब मियोसिस होता है तो ड्यूरिंग दिस के डिवीजन एक फेज आता है जहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। इस स्टेज को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और इस क्रॉसिंग ओवर के चलते, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के चलते सेल के अंदर आता है जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए क्या चीज़ को फॉलो किया जाता है, कि मियोसिस को फॉलो किया जाता है। नाउ इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सच एज टेस्टिस, ओवरीज एंड एंथर। अब यहाँ पे एनिमल्स के अंदर में, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर में भाई, तो ह्यूमन बींग्स में ले लो तो मेल्स के अंदर क्या है, कि टेस्टिस है, एंड फीमेल्स के अंदर क्या है, ओवरी। तो ये टेस्टिस और ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होगा कौन सा, के ये जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स प्रेजेंट होने के चलते हम लोग मियोसिस कहाँ पे देखेंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज में। प्लांट्स के अंदर भाई, तो प्लांट्स के अंदर हम लोगों को ये कहाँ देखने को मिलता है, तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन था, एंथर, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, ओवेरी। तो ओवरी एंड एंथर के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कि मियोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, के डॉटर सेल्स आर डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स अलग होगा पेरेंट्स से। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होगा पेरेंट्स के जितना, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, कि हाफ हो जाएगा मतलब अगर पेरेंट्स में डबल एन है, कि अगर पेरेंट्स में 46 है तो ऑफस्प्रिंग के अंदर वो 23 होगा। यहाँ पे अगर पेरेंट्स के पास 46 है तो ऑफस्प्रिंग्स के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि कुछ एरर्स, तो अगर माइटोसिस के अंदर कोई एरर हो गया, एरर मतलब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एक ही सेल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मियोसिस के अंदर कोई के एरर आता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगे, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होगा, या फिर फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे के डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। नेक्स्ट इज कैंसर। तो कैंसर इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ के एरर इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर जब कोई एरर आ जाता है तो हम लोगों ने क्या बोला कि वहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। तो कैंसर के केस में भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कब होता है, जब सेल जो है
अपने कॉन्टैक्ट इनिबिशन को के लूज कर देता है। अब बेटा कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या है, तो जिस तरह हम लोग अगर स्कूल में, याद है कि जब हम लोग स्कूल के अंदर प्रेयर के लिए लगते थे तो सभी को एक हैंड, 1 हैंड डिस्टेंस लेके खड़े हो जाओ, है ना, सब एक हैंड डिस्टेंस, तो सबको अपने से नेक्स्ट वाले को टच करते थे। अब वो हम लोगों को इंडिकेट कराता था, अच्छा इससे आगे हम लोगों को नहीं जाना है, इससे पीछे नहीं जाना है, या फिर कि वो एक लिमिट सेट कर देता था। तो उसी तरह सेल भी जब एक अपने नियर बाय सेल के कांटेक्ट में आता है तो जब उसके आसपास सेल प्रेजेंट होते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन चला जाता है बॉडी के पास, सेल के पास, कि इस कंडीशन में डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कोई स्पेस नहीं है, वो चारों तरफ से पैक्ड है। तो डिवाइड करेगा तो सेल डिवाइड करने के बाद जाएगा कहाँ, तो वेस्ट होगा। तो इसीलिए वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन को फॉलो करता है। बट कैंसरस सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन हम लोगों को नहीं देखने को मिलता, और क्योंकि वो अपने कॉन्टैक्ट इनिबिशन को के लूज कर चुका है तो वो सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेगा, एंड दैट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कॉजेज द ट्यूमर इन द पेशेंट्स बॉडी। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लूज ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली फ्रॉम ट्यूमर्स, फॉर्म्स ट्यूमर्स। दिस ट्यूमर्स में बी बिनिंग्स और मेलिगेंट। देखो बिनिंग्स एंड मेलिगेंट में क्या है, मेलिगेंट एक ही जगह पे रहता है, बिनिंग्स जो है वो बिनिंग्स के ट्यूमर के जो पार्ट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो मेलिगेंट ट्यूमर इन्वेड नियर बाय टिश्यू एंड स्प्रेड, ठीक है। देखो लैक ऑफ इनिबिशन के, सॉरी कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या बोले थे कि नॉर्मल एनिमल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कॉन्टैक्ट नेबरिंग सेल्स, कैंसरस सेल्स लैक दिस कंट्रोल एंड सो दैट दे कीप ऑन डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। देन plant cell they do not show contact inhibition, that's why plants keep on dividing throughout the life, इसीलिए प्लांट जिंदगी भर बढ़ता रहता है। तो there is no contact inhibition के in plant cell, why? due to the rigid cell wall, plants के पास जो outer cell wall है, rigid cell wall है, इसके चलते वो contact inhibition को follow नहीं करता। प्लांट दूसरे ग्रोथ पैटर्न्स को फॉलो करता है, कौन सा, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न के, अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न्स के, उन पैटर्न्स को प्लांट्स फॉलो करता है अपने ग्रोथ के लिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक सेल डिवाइड करके 2 में, 2 सेल से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड कर रहा है, या फिर एक सेल डिवाइड करके परमानेंट सेल बन जा रहा है और दूसरा सेल कंटिन्यूसली डिवीजन करता जा रहा है। तो अरिथमेटिक या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न प्लांट्स फॉलो करते हैं। नाउ के प्रोग्राम्ड सेल डेथ के PCD, सो प्रोग्राम सेल डेथ जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि कुछ जेनेटिकली के रेगुलेशन सेल्स के अंदर होते हैं जो कि सेल्स का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब एक बात समझो, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारे ये जो फिंगर्स है, इन फिंगर्स के बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, बट वो सेल्स धीरे धीरे क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। अगर वो डिजेनरेट नहीं होते तो हमारा हैंड्स भी कैसा होता, वेब्ड होता मतलब कि फिंगर्स के बीच में भी कुछ के स्किन्स या फिर के थिन लेयर ऑफ के स्किन हम लोगों को देखने को मिलता है, या कोई पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक के वेब के जैसा दिखने को लगता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे बॉडी में के प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये मदद करता है कि हमारा बॉडी के का एसेंशियल डेवलपमेंट हो सके, सही तरीके से डेवलपमेंट, या फिर हमारा बॉडी सही तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स को के ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट सेल कल्चर। तो सेल कल्चर जो है वो एक मेथड है जहाँ पे हम लोग के एक प्लांट या फिर एनिमल सेल्स को आर्टिफिशियल कंडीशन में, जहाँ पे उसे फेवरेबल के फूड, हार्मोन्स, टेम्परेचर, पीएच सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, सो दैट दे कैन ग्रो एंड गेट नरिश्ड एंड वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ देम। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्लांट या फिर एनिमल का एक के टिश्यू लेते हैं और उसको एक फेवरेबल कंडीशन में डालते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडिया, ठीक है। तो कल्चर मीडिया बेसिकली एक न्यूट्रिटिव मीडियम है, ठीक है। इट इज़ ए न्यूट्रिटिव मीडियम जो कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, हार्मोन्स कंटेन करता है, ठीक है, पीएच कंटेन करता है, ठीक है, सो दैट इट कैन फेवर द ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक। अब जब ये सेल यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यहाँ पे ये रैपिडली ग्रो करेगा एंड देन वी कैन यूज दिस सेल्स टू डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कल्चर के और टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो बताओ माइटोसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी सेल्स। सो माइटोसिस प्रोड्यूस
2 daughter cells which are genetically identical. Contact inhibition is lost in, कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहाँ पे लॉस्ट हो गया है? तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन इनमें से किस सेल के अंदर लॉस होता है? कैंसर सेल्स के अंदर. मियोसिस अकर्स इन, तो मियोसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के. गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट वन इज द सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट. ओके, Schleiden and Swan. So there was 2 scientists. Okay, one was German botanist and another one was German zoologist. So this German botanist, तो बॉटनिस्ट का मतलब क्या हो गया? जो प्लांट्स को स्टडी कर रहा है. तो जर्मन बॉटनिस्ट ने क्या बोला? जर्मन बॉटनिस्ट ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट. ठीक है. इसके बाद जर्मन जियोलॉजिस्ट ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells and their product. ठीक है. इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि that plants have cell wall and animals do not. ठीक है. प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता है, ये भी इन्होंने बताया था. ये दोनों थ्योरीज कब दी गई? इन्होंने कहा था ये चीज इन 1838 एंड इन्होंने ये बताया था इन 1839. लेकिन कहीं पे भी इन दोनों के थ्योरीज में ये सेल्स कहाँ से आ रहा है इस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ. सेल के ये जितने ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं. प्लांट सेल से बना हुआ है, एनिमल सेल से बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है. ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल्स आते कहाँ से. तो इसी चीज को रेक्टिफाई करके, इम्प्रूव करके एक और साइंटिस्ट ने के सामने एक नया थ्योरी प्रपोज किया कि जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो. जिनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो. तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में आके एक मैजिकल स्पेल बोला सेल थ्योरी के बारे में, है ना. मैजिकल स्पेल जैसे कि हैरी पॉटर का स्पेल होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी एक स्पेल बोला कि आब्राकाडाब्रा के जैसा. क्या स्पेल था? दैट दी ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूला. अब इस ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूला का मतलब क्या है? ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूला का मतलब है दैट एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. हर एक नया सेल किससे अराइज हो रहा है? अपने से पहले प्रेजेंट सेल से हो रहा है. एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जब ये डिवाइड किया तो इससे जो डॉटर सेल बने, ठीक है, अब ये जो ग्रो करेगा फिर ये डिवाइड करेगा, इससे फिर डॉटर सेल्स बनेंगे. सो एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल. ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके मैरिज से हमारे पेरेंट्स का बर्थ हुआ, हमारे पेरेंट्स के बर्थ के बाद इनके है ना, हमारे पेरेंट्स के बर्थ के बाद इनके मिलने से हमारा बर्थ हुआ. सो वी आर ऑल्सो डेवलपिंग फ्रॉम आवर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना. हमारा लाइफ भी तो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है ना, दैट व्हाट वी कॉल जाइगोट. हमारा लाइफ भी एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है, जाइगोट से. ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर. ठीक है. सिग्निफिकेंस, सो इट यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी. ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन. ठीक है. क्या क्या बताया कि ये भाई सबके लिए एक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सबके लिए ये बराबर है, सब में अप्लाइड है. सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज से बने हुए? सेल से. और सभी अपने लाइफ का कंटिन्यूटी किससे चला रहे हैं? थ्रू दी सेल डिवीजन.
नाउ टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब कि कोई भी प्लांट्स के अंदर उसके एक सिंगल सेल को यूज करके तुम उससे एक पूरा नया प्लांट बना सकते हो, और इसी सेल के स्ट्रेंथ को बोला जाता है टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द हर्बर्ट लेंथ इन 1902। ऑल लिविंग प्लांट सेल कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट अंडर द सुटेबल कंडीशन के फाउंडेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। सो दिस इज व्हाट टोटीपोटेंसी इज। के टोटीपोटेंसी क्या है? किसी भी सेल को किसी भी प्लांट सेल का वो कैपेबिलिटी जिसके मदद से उससे हम एक नए प्लांट्स को बना सकते हैं, क्या बोला जाएगा? टोटीपोटेंसी बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी तक तो सब समझ में आ गया है। अब लास्ट के पार्ट में आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को हम लोग कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस में डिवाइड करेंगे। देखो प्लांट सेल्स जो होते हैं के, तो सबसे पहले इसके न्यूट्रिशंस के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है या नहीं होता। इसके बाद हम लोग आते हैं के सेंट्रियोल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद सेल डिवीजन, तो अगर हम लोग प्लांट्स का न्यूट्रिशन बात करें तो प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड एनिमल सेल्स आर हेटेरोट्रॉपिक। In plants cell wall is present, in animals cell wall is absent. In plants centrioles are absent, in animals centrioles are present. In plants chloroplasts are present, in animals chloroplasts are absent. In plants cell division occurs by cell plate, ठीक है, सेल प्लेट के मदद से सेल डिवीजन होता है। इन एनिमल्स दिस सेल डिवीजन अकर्स बाय दी क्लीव और फरो फॉर्मेशन, ठीक है, क्लीव या फिर फरो के फॉर्मेशन से सेल का डिवीजन होता है एनिमल्स के अंदर। ओके, और क्या है के न्यूट्रिशन, सेल वॉल, सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट, डिवीजन। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स दे प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एनिमल सेल के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेल वॉल होता है नहीं होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है नहीं होता है, सेल डिवीजन सेल प्लेट के मदद से होगा, और सेल डिवीजन यहाँ पे फरो के फॉर्मेशन से होगा। ठीक, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है बेटा, जल्दी से बता दो कि हु प्रपोज्ड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो हु प्रपोज्ड? तो मैथियस स्क्लीडन proposed that the all plants are made up of cell. Okay, which cell organelle pair contain DNA? Which cell organelle pair contain DNA? Which cell organelle pair contain DNA? Chloroplast contain but ribosome not, mitochondria, okay, and nucleus. Ribosomes and mitochondria contain, nucleus also contain. Okay, so these two organelles, so they contain, so this one will be the answer. Okay, then cell wall is absent in, cell wall is absent in, cell wall बैक्टीरिया के पास होता है, फंजाई के पास होता है, एनिमल के पास नहीं होता। तो विच वन इज करेक्ट आंसर? सो एनिमल सेल है ना, इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट इज द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। ओके, विच सॉल्यूशन कॉजेज दिस सेल टू स्वेल? कौन से के सॉल्यूशन में सेल जो है वो स्वेल करेगा? तो सेल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? सपोज इफ दिस इज ए सेल, तो देयर शुड बी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो बाहर का कंसेंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई, और अंदर का कंसेंट्रेशन क्या होना चाहिए? लो, तभी जाके सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा। तो दिस कंडीशन अकर्स इन के दिस सेल गेट स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरली के स्टोर फूड like starch, oils and proteins. Okay, they
स्टोर द फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो बेटा होप कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक्स समझने में मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। और बताओ कमेंट में कि कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है, उससे कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर को जितना हो सके कि इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो कि और इसके एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।